जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, पंजाब की में बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बड़ी उहापोह की स्थिति है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग परेशान हैं, मेंटली परेशान हैं पंजाब के लोग, क्योंकि कनाडा के साथ जो भारत के संबंध खराब हो रहे हैं उससे पंजाब के बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ गया है। आपको पता है कि लाखों पंजाबीज जो हैं वो कनाडा में रहते हैं और इधर इंडिया ने कनाडा के लोगों के लिए, कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा जो है सस्पेंड कर दिया है, बंद कर दिया। मतलब अगले आदेश तक वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अब क्या है कि बहुत सारे हजारों लोग जो कि इंडिया को ट्रेवल करने वाले थे अगले कुछ दिनों में, जिनकी वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी, उनकी अब ट्रैवल प्लान्स जो हैं सस्पेंड हो गए, मतलब एक तरह से रुक गए। तो अब होता क्या है साहब कि मान लीजिए आपको वीज़ा लगवाने से पहले जो है रिटर्न जर्नी टिकट लेनी पड़ती है वेल इन एडवांस, 2-3 महीना पहले। जब 2-3 महीने पहले टिकट लेते हैं तभी सस्ती होती है। एन मौके पे पहले टिकट ले ली, अब जब वीज़ा लगवाने की बारी आई तो साहब पता लगा वीज़ा एम्बेसी ने तो वीज़ा ही बंद कर दिए। इससे क्या है कि भाई साहब, एक तो मोटा पैसे का नुकसान हो गया, लाख लाख रुपए की टिकट है आने जाने की। उसके बाद इधर से जो बच्चे जाने वाले थे उनका भविष्य खतरे में आ गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि लाखों बच्चे पंजाब से पढ़ने जाते हैं या पढ़ाई के नाम पे वहां पे पीआर लेने जाते हैं कनाडा में। अब मान लीजिए उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, स्टूडेंट वीजा के लिए, और पता लगा कि अगर ये मामला एस्केलेट हो गया, अभी भारत ने कनेडियंस को वीजा देना बंद किया है, कहीं इसकी प्रतिक्रिया में कनाडा की सरकार भी इंडियंस को, इंडियन बच्चों को वीजा देना बंद कर दे कुछ समय के लिए, या डिले कर दे, रोक दे, महीना 2 महीने के लिए भी लेट हो जाए। अब क्या है कि जो स्टूडेंट यहां से पढ़ने जाएगा ना, उसने वहां पे जनवरी में जाके एडमिशन लेना है। कनाडा की यूनिवर्सिटीज में 2 एडमिशन के सीजन होते हैं, एक स्प्रिंग और एक फॉल। स्प्रिंग वाला जो एडमिशन सीजन है वो शायद जनवरी से शुरू होता है। हमारे यहाँ तो जैसे एक ही सीजन होता है ना, एक ही सीजन में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है, वहां 2 सीजन होते हैं। तो वो जो जनवरी वाला जो सीजन है वो सिर पे है, उसके लिए वीजा की प्रक्रिया अब चल रही थी। तो अब बच्चों में एक एंग्जाइटी हो गई कि हमारा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, हम कनाडा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अच्छा, जब दोनों देशों के राजनयिक संबंध खराब हैं तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। कल को वहां से हमने पीआर लेनी है, पीआर का क्या होगा हमारी, जो बच्चे वहां रह रहे हैं उन्होंने पीआर लेनी है। तो ये सारी ना बड़ी टेंशन्स हैं पंजाब में इस बात को लेके। इसके अलावा भाई जो है, अभी कल भी एक, परसों जैसे सुक्खा दुन्निके की वहाँ पे कनाडा में किसी ने उसको टपका दिया, कल शाम को यहाँ पे कपूरथले में एक और कबड्डी खिलाड़ी को इसी तरह जो है मार दिया गया है। और वो इट वॉज अनदर हीनियस क्राइम। मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंजाब में अपराधी तत्वों का मन इतना बढ़ गया है, उनके हौसले इतने बुलंद है कि दे किल्ड द बॉय, यंग मैन, देन दे केम टू हिज हाउस, उसके घर पे आए, उसका दरवाजा नॉक किया और उसके पेरेंट्स को बोला तो मुंडे नु मारता है, चक ले, और कुछ घर से कुछ दूर उसकी बॉडी को डंप करके चले गए। इस तरीके से चैलेंज करके, बता के, मारने के बाद घर तक आके बता के गए। आप सब देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी पंजाब में। अच्छा, ये ऐसी ही, अच्छा ये सब देखिए, इससे पहले सुदीप सिंह नगलंबिया नाम के एक कबड्डी प्लेयर की पिछले साल हत्या हुई थी। उससे पहले इसी तरह एक वो जो अपना सिद्धू मूसेवाला, ही वॉज सिंगर, उसकी हत्या हुई थी। और उसकी हत्या में बहुत सारे सिंगर्स के साथ पूछताछ हुई, बहुत सारे लोग रडार पे आए।
इट वॉज अनदर गैंग वॉर। तो अब मैं अपने आम दर्शकों के लिए बता दूं कि ये पंजाब में आखिर कबड्डी प्लेयर्स और ये आपके जो सिंगर्स हैं, इनकी क्या ऐसी खींचतान है जो कि इनकी हत्याएं हो रही हैं। क्या है कि साहब, ये जो यहाँ की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो पंजाब के साथ साथ कनाडा और अमेरिका से भी संचालित होती है, यूरोप से। और वहां पे जो गैंगस्टर्स हैं, जो माफिया है, स्पेशली कनाडा में जो बैठा हुआ है, उनका बहुत बड़ा नेक्सस है पंजाबी सिंगर्स के साथ। और इसी तरह जो ये कबड्डी की जो लीग्स होती है, लीग मैचेस होते हैं इनके, तो बहुत सारी प्राइवेट लीग्स चलती हैं यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में। उसमें बहुत मोटा पैसा इन्वॉल्व होता है, उनके आयोजन में बड़ा मोटा पैसा कमाया जाता है। उसके बाद उसमें मैच फिक्सिंग होती है दुनिया भर का, मतलब वो बहुत बड़ा एक नेक्सस है, बहुत बड़ा एक कारोबार है जिस पे माफिया ने कब्जा किया हुआ है। और उस कब्जे की लड़ाई में ये लीग कराने वाले जो कबड्डी प्लेयर्स हैं वो सब इन्वॉल्व रहते हैं। पिछले साल ही यही कपूरथले, हमारे कपूर जलंधर के एकदम बगल में उसका गांव था, 20-22 किलोमीटर दूर, और एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान ही वॉज शॉट डेड। हिज नेम वॉज संदीप सिंह नंगलंबिया। नंगलंबिया वॉज द नेम ऑफ द विलेज। तो कल शाम को साहब एक और कबड्डी प्लेयर की हत्या होगी। अब इस तरीके से, और पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आपको पहले से ही पता है। अच्छा, इसी तरह बात बात में एक और बताता हूं कि कल ही यूपी से खबर आई कि अयोध्या के पास ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल मिली थी, बहुत बुरी तरह घायल अवस्था में, कोमा में, पूरी खून से लथपथ। ये लगभग 20-22 दिन पुराना केस है और उसको लेके यूपी की पुलिस पे, सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव था। कल खबर आई कि साहब उस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है वो यूपी पुलिस ने, वहाँ की STF स्पेशल टास्क फोर्स ने एक एनकाउंटर में मार दिया और उसके जो 2 साथी थे उनके पैर में गोली मार दी गई। आज एक और वीडियो आई जिसमें आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, खोज के देख लीजिएगा, बहुत आज तो खूब चल रही है वो, कि यूपी के एक अस्पताल में 3 लड़के फर्श पे घिसट के चल रहे हैं, घिसट के, दे आर क्रॉलिंग, और उनके दोनों पैर सामने की तरफ हैं और दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़े हुए। तो ये क्या चक्कर है साहब, 3 लड़के एक साथ, ऐसा एक के दोनों पैरों में प्लास्टर है और बाकी 2 के एक पैर में प्लास्टर है। पुलिस ने उनके पैरों में गोली मारी है। सो कॉल्ड भाई अपराधी जो है भाग रहा था, तो पुलिस ने रोकने के लिए या उन पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। एक पुलिस की एक रटी रटाई थ्योरी होती है कि हम अपराधी को अरेस्ट करने गए, अपराधी ने हमारे पे फायर कर दिया, हमने अपने बचाव में फायर किया, और चूंकि भाई अब पुलिस को ये आदेश होता है कि पैरों में गोली मारनी है, तो अब तीनों अपराधियों के पैरों में गोली लग गई, पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, अस्पताल में भर्ती कर दिया। अच्छा, यूपी पुलिस का निशाना इतना बढ़िया था, घुटने पर ही गोली लगती है, ना ऊपर ना नीचे। तो वो तीनों अभियुक्त जो हैं वो फर्श पे, टाइल्स वाला फर्श है अस्पताल में, उस पर घिसटते हुए जा रहे हैं। और जानबूझ के सरकार ने ये वीडियो जानबूझ के बनवाया और फिर सोशल मीडिया पे प्लांट किया जिससे लोग देखें। अच्छा, उनका तीनों का अपराध क्या था कि शाहजहांपुर में एक ये मनचले जो रोमियोज नहीं होते जो बच्चियों से छेड़छाड़ करते हैं, तो एक बच्ची स्कूल जा रही थी, इसका दुपट्टा, साइकिल पे थी वो, उसका दुपट्टा खींचा, वो डिसबैलेंस होके रोड पे गिर गई, उसकी साइकिल वो भी गिर गई। पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, वो उससे टकरा गई, जो गिरी हुई बच्ची थी, उसके बहुत सीवियर हेड इंजरीज हुई, 3 दिन अस्पताल में रही और उस बच्ची की डेथ हो गई। वहां पे CCTV कैमरा था, उस CCTV कैमरा से उन तीनों शोहदों, उन तीनों रोमियोज की पुलिस ने जो है फोटो निकाल ली और उन तीनों को अरेस्ट करके पैरों में गोली मार दी।
ये 2 दिन की खबर है। मतलब यूपी में एक बदमाश को, एक क्रिमिनल को जान से मार दिया पुलिस ने और 5 के पैरों में गोली मार दी और गोली मार के वो बना दिया कि सारी जिंदगी घिसट के चलेंगे, सारी जिंदगी बैठ के लेटरिन करने लायक नहीं छोड़ा। जिसके घुटने में गोली लग गई वो कैसे बैठ के लेटरिन करेगा, आप बताओ। तो दिस इज द पोस्चरिंग ऑफ यूपी पुलिस। मतलब योगी आदित्यनाथ जी कितनी सख्ती से यूपी में क्राइम कंट्रोल करते हैं। वही भगवंत मान साहब हैं या और पंजाब की पुलिस है, यहां पे क्रिमिनल्स नंगा नाच रहे हैं। तो ये 2 स्टेट्स का कंपैरिजन हो रहा है। तो आम पंजाबी ये बात कहता है ना कि काश हमारा मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जैसा होता, या हमारे यहां भी लॉ एंड ऑर्डर जो है पंजाब पुलिस यूपी पुलिस की तरह मेंटेन करती। आपको याद होगा कि ये सिद्धू मूसेवाला की जब पिछले साल बरसी मनाई, इसी साल मई में शायद बरसी मनाई गई थी, तो सिद्धू मूसेवाला के फादर ने एक बात कही थी, बहुत बड़ी गैदरिंग थी उसमें कि काश कि हमारा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के राज में इस तरीके से गैंगवार और इस तरीके से किसी को दौड़ा के गोली मारने का हिम्मत किसी की नहीं होती। खैर साहब ये थोड़ा सा विषय तो पर मैंने आपको दोनों राज्यों की स्थिति का एक ये वो बताया। तो साहब ये तो आज की वीडियो की भूमिका हुई। मेरा असल में आज का जो वीडियो था वो किसी और विषय पे बनने वाला था, पर मैं देख रहा हूं कि लगभग 12 मिनट की वीडियो तो बन चुकी है। इनफैक्ट जो मैं आज सोच के जो बैठा था कि मैं किस विषय पे वीडियो बनाऊंगा वो ये था कि जब G20 समिट दिल्ली में हो रहा था तो दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन पे कुछ शरारती तत्वों ने एक ग्राफिटी, एक वो लिख दिया दीवार पे कि सिखों का, मतलब जो वर्ड है वो मैं यूज नहीं करना चाहता, मतलब बंद करो। और ब्लेम किया गया था कि मोदी के भारत में, मतलब मोदी के भारत में सिखों का डैश डैश बंद करो। तो ना मैं ये बताना चाहता था कि असल में सिखों को किसने प्रताड़ित किया, मोदी ने किया या कांग्रेस ने किया? क्योंकि आज जो भी खालिस्तान की जो मूवमेंट ये चलाते हैं उसमें ये अपनी नई पीढ़ी को, बच्चों को ये सिखाते हैं कि हम तो जी हिंदुओं की गुलामी कर रहे हैं, हमारे पे अत्याचार होते हैं। जो इंग्लिश वर्ड है वो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, जैसे जर्मनी में हिटलर ने जो किया था ना यहूदियों के साथ, वैसा कुछ। और मोदी का इंडिया कर रहा है। पर जब आप इतिहास उठा के देखते हैं तो सिखों के साथ वो व्यवहार या वो घटना वो तो कांग्रेस के शासन में हुई है। सबसे बड़ा जो हुआ वो तो बंटवारे के समय हुआ, जब लाखों लोग विस्थापित हुए और लाखों लोग मारे गए। और अभी लेटेस्ट 1984 जो कुछ हुआ वो किसने कराया था? वो तो इंदिरा जी के ने और उनके बेटों ने कराया था ना। उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ वो किसने कराया था? इंदिरा जी ने कराया था ना। मोदी ने, आरएसएस ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने या संघ ने क्या करा दिया, या बीजेपी ने क्या कराया? पर इसके बावजूद ये डिस्टॉर्ट करते हैं बातों को और दे ब्लेम मोदी एंड बीजेपी फॉर एवरीथिंग। आज की जो इनकी जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये असल में ये है तो बड़ी लंबी कहानी। ये कुछ जो कुछ हो रहा है इसका इतिहास क्या है? तो मैं आपको बताऊं साहब कि जब भारत आजाद हुआ ना 1947 में, जब देश का बंटवारा हुआ, तो बहुत बड़ी जनसंख्या, खास तौर पे पंजाबियों सिखों की, पाकिस्तान में जो पंजाब रह गया वहां से विस्थापित होके इस तरफ आ गई। तो जब जो पंजाब सूबा था
47 से लेकर 1947 से लेकर 1956 तक जब भी चुनाव हुए, या जब पंजाब, वो जो जॉइंट पंजाब था हरियाणा और हिमाचल के अलग होने से पहले, उसमें जो चीफ मिनिस्टर थे ना, वो सब हिंदू होते थे। तो सिखों में इस बात को लेके बड़ा असंतोष रहता था कि आजादी मिल गई, हिंदुओं को तो हिंदुस्तान मिल गया, भारत मिल गया, हमें क्या मिला, एक सेंटिमेंट पनपता था। और उस सेंटिमेंट के पनपने का मूल कारण यह था कि पंजाब, जो कि पंजाबी सूबा है, जहां सिख बहुसंख्यक, अगर तब तो नहीं थे, आज हैं, वहां भी हिंदू चीफ मिनिस्टर, जैसे सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे गोपीचंद भार्गव, तो तब चुनाव नहीं हुए थे, कांग्रेस की सरकारें देश संभाल रही थी, तो गोपीचंद भार्गव जी साल 1.5 साल रहे, फिर वो हट गए तो भीमसेन सच्चर आ गए, फिर गोपीचंद भार्गव आ गए, फिर भीमसेन सच्चर आ गए, फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया, फिर 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ, फिर गोपीचंद भार्गव आ गए, फिर भीमसेन सच्चर आ गए। ये करते करते साहब 9 साल तक पंजाब में मुख्यमंत्री हिंदू रहे। फिर 9 साल के बाद कांग्रेस को समझ में आया कि नहीं, हमें सिख सेंटिमेंट को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए वी शुड अपॉइंट अ सिख चीफ मिनिस्टर। तो पहली बार 1956 में, आई थिंक, हाँ 1956 में प्रताप सिंह कैरो, ये पहली बार एक सिख मुख्यमंत्री बना पंजाब में। और उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुए तो दोबारा कांग्रेस चुनाव जीती। अच्छा, सरकारें सारी कांग्रेस की थी, चीफ मिनिस्टर सारे हिंदू होते थे। प्रताप सिंह कैरो 1956 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, और अगला चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस जीती, तो 64 तक वो 1964 तक चीफ मिनिस्टर रहे। फिर उनके ऊपर बड़े भ्रष्टाचार के और बहुत सारे आरोप लगे थे। तो फिर वो 1964 की बात है, फरवरी की, सर्दियों के दिन थे, और वो दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे थे, क्योंकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ थी। तो सोनीपत में रसोई, अभी आप गए होंगे तो रसोई ढाबा है वो ना, वहाँ उस रसोई गांव है, रसोई गांव के पास पंजाब के ही 3 लोगों ने, जिसमें एक सुच्चा सिंह पहलवान था और 2 लोग और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जो मुख्य अभियुक्त था वो सुच्चा सिंह था, उसकी कोई पर्सनल अदावत थी, प्रताप सिंह कैरो को उसने गोली मार दी। प्रताप सिंह कैरो के साथ उनके 1-2 लोग और थे, उनका एक पीए था शायद IAS अफसर, वो ऐसे देवर असैसिनेटेड, देवर किल्ड। तो उसके बाद फिर अगला चीफ मिनिस्टर हिंदू हो गया, वो चौधरी रामकृष्ण जी ऐसे कुछ नाम था। हाँ, उसके बाद फिर गोपीचंद भार्गव बने, उसके बाद चौधरी रामकृष्ण जी। तो फिर पंजाब में बंटवारे की एक मांग उठी, और 1966 1 नवंबर 1966 को पंजाब का 3 भागों में बंटवारा हो गया। उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा, कि हिंदुओं को बोला गया, ये बंटवारा जो था वो भाषा के आधार पे था। तो पंजाब के सभी हिंदुओं को बोला गया कि अपनी मातृभाषा जो है वो पंजाबी न लिखा के हिंदी लिखाएं। हम अपने आप को, हिंदू जो थे वो, उन्होंने अपनी भाषा हिंदी लिखाई, पंजाबी नहीं लिखाई। खैर साहब, फिर भी बंटवारा हुआ, हिमाचल जो पर्वतीय क्षेत्र था वो अलग हो गया, हिंदी भाषी हरियाणा जो है वो हरियाणा में चले गया, पंजाब इधर हो गया। तो जब हरियाणा और हिमाचल के कट जाने के बाद पहली बार सही मायनों में पंजाब को एक सिख मुख्यमंत्री, सिख चीफ मिनिस्टर प्राप्त हुआ। उनका नाम था ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। ये बात है तब 1966 की, 1 नवंबर 1966, जिस दिन पंजाब का बंटवारा हुआ, तो उस दिन सिख चीफ मिनिस्टर 1966। और आज सन 2023 तक फिर लगातार पंजाब में सिर्फ और सिर्फ सिख चीफ मिनिस्टर्स ही होते आए हैं। तो अब जब
समझदार लोग जब चर्चा करते हैं और आज जो पंजाब की दशा दुर्दशा या जो भी है उस पर जब विचार होता है ना, तो कहा यह जाता है कि सिर्फ एक सिख चीफ मिनिस्टर यह सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए पंजाबियों ने अपने राष्ट्र के सबसे संपन्न प्रदेश का बंटवारा कर दिया। अच्छा, जो समझदार लोग हैं वो आज जब हरियाणा और पंजाब की ग्रोथ को देख रहे हैं, आपको मालूम है कि आज अकेले गुड़गांव में जितना जीएसटी कलेक्ट होता है भारत सरकार को, अकेले गुड़गांव में उतना पूरे पंजाब से नहीं होता। अच्छा, अब दिल्ली से, अच्छा ये आखिर ये बेनिफिट क्यों मिला हरियाणा को? आज हरियाणा की जो जमीनें हैं, पूरा एनसीआर रीजन, पूरा पानीपत से और आगे तक चले जाइए आप, दिल्ली से लगता है वो पूरा उधर रोहतक झज्जर पूरा, वो करोड़ों 8 करोड़ रुपए का एक किला जमीन बिकती है। रिमोट हरियाणा में भी 1 करोड़ रुपए का किला है, 1 एकड़ जमीन। पंजाब में 20-25 लाख रुपए में जमीनें धक्के खा रही है। कोई रोड पे शहर में बेशक महंगी बिक जाए, आम जो एग्रीकल्चरल लैंड है, मैं ये एग्रीकल्चरल लैंड के रेट्स बता रहा हूं आपको, 8-8 करोड़ रुपए के किले गांव में बिक रहे हैं हरियाणा में। तो ये जो लाभ मिला हरियाणा को, वो किस चीज का मिला? सिर्फ दिल्ली से नजदीक होने का, क्योंकि हरियाणा का वो भाग दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन से एकदम सटा हुआ है। अच्छा, ये बंटवारा नहीं होता तो वहां तक तो पंजाब होता ना। तो एक दिन मैंने नक्शा उठा के देखा कि अगर ये बंटवारा ना होता तो पंजाब आज कितना बड़ा होता। राइट फ्रॉम केलोंग, मनाली से 100 किलोमीटर और आगे केलोंग, और बल्कि केलोंग से भी आगे, वहां से पंजाब शुरू होता, पूरा हिमाचल, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, राइट अप टू पलवल, वहां तक कितना बड़ा प्रदेश होता, और दिल्ली से सटा हुआ होता। अच्छा, इन्होंने अपने पंजाब प्रदेश का बंटवारा करा लिया और इनको मिला क्या? सिर्फ गेहूं और चावल की खेती। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी वो भी धीरे धीरे समय के साथ सिर्फ इसलिए खत्म हो गई क्योंकि दिल्ली से वो इंडस्ट्री दूर पड़ती थी, तो लोगों ने पंजाब से अपने इंडस्ट्रीज जो हैं जहां पे टैक्स की बेनिफिट्स मिल रहे थे, या तो वहां शिफ्ट कर ली या दिल्ली के नजदीक शिफ्ट कर ली। कहता था कोई भी फैक्ट्री हमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लुधियाना की होदरी की इंडस्ट्री देख लीजिए, वो सारी की सारी गुड़गांव और फरीदाबाद सिर्फ इसलिए शिफ्ट हो गई क्यों? क्योंकि गुड़गांव एंड फरीदाबाद व्यापारी के लिए दिल्ली के नजदीक पड़ते हैं, लुधियाना थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। दिल्ली से लुधियाना आने में 6 घंटे लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि साहब 6 घंटा किसी व्यापारी को, दिल्ली के एकदम बगल में गुड़गांव है, दिल्ली के बगल में फरीदाबाद है, तो होदरी की बहुत बड़ा एक चंक जो है वो गुड़गांव और फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। ऐसी कितनी, जैसे पूरी मंडी गोविंदगढ़ उठ के जो है वो छत्तीसगढ़ चली गई, क्योंकि वहां पे आयरन ओर सस्ता है, कोयला सस्ता है बहुत, और वहां पे जमीनें बहुत सस्ती हैं। तो द पॉइंट इज, जो पंजाब के पास एक बहुत बड़ा डिविडेंड हो सकता था वो पंजाब ने लूज कर दिया, और आज इनके पास क्या बचा है? सिर्फ गेहूं और धान की खेती। उसमें भी ये भारत सरकार के मोहताज है कि एमएसपी मिलेगी। भारत सरकार अगर गेहूं उठाएगी, इनका धान उठाएगी, तब इनकी फसल बिकेगी, नहीं तो उस फसल को कोई पंजाब में पूछने वाला नहीं। तो सब अदूरदर्शी जो नेता होता है वो अपने देश का या प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान कर देता है, ये आपको पंजाब की एग्जाम्पल से समझना चाहिए। अब आते हैं कि साहब, ये इन्होंने कहा ना कि मोदी का भारत सिखों का उत्पीड़न कर रहा है, तब उत्पीड़न तो सारा कांग्रेसियों ने किया। और आप राइट फ्रॉम 1947 टू 2023 उठा के देख लो, पंजाबियों ने सरकार किसकी बनाई? मोस्ट ऑफ द टाइम 70% टाइम, 80% सरकारें किसकी रही? कांग्रेस की। स्वर्ण मंदिर पे चढ़ाई किसने की?
कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने। 1984 दिल्ली में किसने किया? कांग्रेस ने। फिर भी यही पंजाबी, यही सिख कम्युनिटी वोट किसको देती है? उसी कांग्रेस को। आपको मतलब आप उठा के देखिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कुछ दिन प्रेसिडेंट रूल रहा, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार ही आई। मतलब दरबार साहब पे हमला करने के बाद भी पंजाबियों ने उसी कांग्रेस को वोट दिया। उत्पीड़न का नाम मोदी जी के सिर। उत्पीड़न कौन करता है? मोदी जी। जबकि हमको ये लगता है कि मोदी जी इनके पैरों में इनके तलवे चाट रहे हैं, इनके गिरे हुए हैं, इनका बहुत ही गंदे तरीके से तुष्टीकरण करते हैं, इनके पैरों में बिछे हुए हैं। और ये दुनिया को ये बताते फिर रहे हैं कि मोदी हमारा उत्पीड़न कर रहा है। और जो असली उत्पीड़क है, उत्पीड़न, उनको सिर पे बिठा रखा, उनके तलवे चाटते हैं ये। तो ये मुझे ये बात इसलिए ख्याल आ गई कि वो मैंने जो दिल्ली की मेट्रो में लिखा देखा ना कि मोदी इज इंडिया, मोदी का हिंदुस्तान, या मोदी की सरकार सिखों का उत्पीड़न कर रही है। तो ये सिखों को इन बातों पे गौर करना चाहिए कि भैया उत्पीड़न किसने किया है और मोदी ने कौन सा उत्पीड़न कर दिया। मोदी ने पंजाब के लिए क्या नहीं किया, मोदी ने पंजाबियों का तुष्टीकरण कैसे कैसे नहीं किया, इसके बावजूद मोदी को सुनना पड़ा। और जिसने असल में, मैं अपशब्द नहीं बोलना चाहता, जिन लोगों ने असल में उत्पीड़न किया, उनके ये तलवे चाट रहे हैं, हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं की सरकार बनाते हैं। तो इस पे आप गौर करिएगा। वीडियो लंबी हो गई, मैंने सोचा था 12-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, बड़ा लंबा विषय है ना, इसमें अभी तो बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ये इतिहास पे, हम पंजाब के इतिहास पे चर्चा करते रहेंगे कि पंजाब को किसने किसने लूटा, किसने किसने धोखा दिया, कैसे कैसे पंजाबियों का उत्पीड़न हुआ, कैसे कैसे सिखों का उत्पीड़न हुआ, और कैसे सिख अपने बच्चों को अपना गलत इतिहास पढ़ाते हैं और उनका इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको देश के खिलाफ बरगलाते हैं। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।